नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है, आप सभी को पता होगा कि मैं आप सभी के लिए जीके जीएस की रिवीजन सीरीज शुरू करने वाला हूं। मतलब रिवीजन सीरीज के रूप में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 प्लस क्वेश्चन, एक जो मोहरा है, अच्छे खासे क्वेश्चन और 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, 200 300 क्वेश्चन कम समय में मैं आपको रिवीजन करा रहा। वो 2 क्लासें आपने देख ली होगी और जिस और भाई बहन ने 2 क्लासें देखी होगी, यकीन दिलाता हूँ वो पूरी क्लासें देख के जाएगा। ऐसा रिवीजन आप नहीं कर पाओगे। यदि आप क्लास में नए आए हो तो आप इसी क्लास को पूरी देख के जाना, लगेगा कि हाँ, मैंने आपको क्लास में कुछ रिवीजन कराया है अंतिम समय में। और ध्यान रखना, अंतिम समय में वही पढ़ा जाता जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता। और ऐसा नहीं कि आप कुछ नया पढ़ के बैठ जाओ कि जिससे आप मिक्स पुलाव बन जाए और कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। तो अंतिम समय में रिवीजन ही किया जाता, जो आपने पढ़ लिया उसी को ढंग से पढ़ो। अंतिम समय में वही किया जाता जीके जीएस का, यही सबसे अच्छा तरीका है। और जीके जीएस को कैसे याद किया जाता, यदि जिसको याद नहीं होता तो वो मेरे साथ जुड़ जाए, मैं उसको यकीन दिलाता हूँ कि आपको जीके जीएस याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तुमसे पूछ ले आज का पहला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। आगे पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? तो ये भी याद रखना, कनाडा में हुआ था। कनाडा में एक जगह पड़ती मॉन्ट्रियल, वहां पर हुआ था। चलिए आगे तुमसे पूछे ओजोन परत अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है, यूवी किरणों को रोकती है। तुमसे पूछ ले कि ओजोन परत कौन सी किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत यूवी किरणों को रोकती है। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या कहलाती? तो ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन कहलाती। ये भी ध्यान रखना। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। पूछ ले ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को मापने की इकाई अभी बताया मैंने आपको, तो ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन कहलाती है। ध्यान रखना, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या कहलाती? तो ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन कहलाती। ओजोन परत का फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता। ओजोन परत का फॉर्मूला O3 होता है। चलिए आगे बात करें, तुमसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और ये भी याद रखना कि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। जल दिवस तुमसे पूछ ले तो 22 मार्च को मनाते हैं। ध्यान रखना, जल दिवस कब मनाते? 22 मार्च को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस कब मनाते? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाते? तो 22 मई को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। चलिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, रियो में। आगे बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को हुई। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष केवी शाह जी हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन सन 2002 में हुआ। भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री से गुजरती है। और 5 राज्यों से, कितने? 5 राज्यों से। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है और 5 राज्यों से गुजरती है। आगे तुमसे पूछे जीआई टैग अधिनियम कब आया? तो जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता? तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, ध्यान रखना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं और जीआई टैग अधिनियम 1999 का है और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। चलिए आगे तुमसे पूछ ले, दक्षेस या सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई, ध्यान रखना। दक्षेस या सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 है, ना कि 1885, 1985 में हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करें, पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में स्थित है, ध्यान रखना। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। आगे तुमसे पूछ रहे, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो टकला मकान मरुस्थल चीन में है। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है और टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है, ध्यान रखना। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? तो सऊदी अरब में स्थित है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। साइमन कमीशन 1927 में बना और 1928 में भारत आया। तुमसे पूछ ले, साइमन कमीशन कब बना? तो 1927 में बना, 1928 में भारत आया। पूना पैक्ट 1932 में हुआ, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ध्यान रखना। पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932 में हुआ, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच और दलित वर्ग से संबंधित था। आगे तुमसे पूछे, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, ध्यान रखना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, मतलब कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। तुमसे पूछे नरम दल और गरम दल कहाँ मिल गए थे? तो नरम दल और गरम दल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे। और तो ये भी ध्यान रखना। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी, मतलब एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी, तो वो था बेलगांव, ध्यान रखना। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। मतलब सिर्फ एक अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए आगे तुमसे पूछे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यकीन मानना पूरा प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए हर बार पूछने जाने वाले प्रश्न है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यकीन मानना आप ऐसे क्वेश्चन लिख लो और बार बार इन्हीं को पढ़ लो, आप तो रट जाएगी आपको जी के। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता? तो भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता, ध्यान रखना। भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता, ये भी ध्यान रखना। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, ध्यान रखना। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तुमसे पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, ध्यान रखना। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता? तो कॉर्नवालिस को। रैयत वाली व्यवस्था का जनक तो रीड और मुनरो को कहा जाता। रैयत वाली व्यवस्था का जनक रीड और मुनरो को कहा जाता। महल वाली व्यवस्था का जनक होल्ट मैकेंजी को कहा जाता। महल वाली व्यवस्था का जनक तुमसे पूछ ले तो होल्ट मैकेंजी को कहा जाता। ठीक है, महल वाली व्यवस्था का जनक होल्ट मैकेंजी को। हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी। ध्यान रखना, हड़प नीति किसने अपनाई? तो डलहौजी ने। हड़प नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत कौन सी थी? तो वो सतारा थी, सतारा। ध्यान रखना, हड़प नीति के तहत हड़पी गई पहली रियासत सतारा थी। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में हुई। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो 9 अगस्त 1925 में हुई। चलिए आगे तुमसे पूछ ले, बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय तो वो कैनिंग। चारों याद रखना, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तुमसे पूछे स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। ध्यान रखना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो करजन के समय हुआ था। लगभग मैं डेली आपको 50+ % तो बल लानर फॉर्मेट में कराता, डेली आपको दिखता हो ऐसे, यदि आप क्लास देखते होगे। इसके बाद में 2-3 टॉपिक कवर करा देता पीछे से, तो इम्पोर्टेंट रहते। अब देखिए, देश की प्रमुख संस्थाओं की बात करते हैं। तुमसे पूछे नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बात करें LIC लाइफ इंश्योरेंस कमीशन 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। BCCI की बात करूं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो 19 सितंबर 1928 को स्थापना हुई और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखना BCCI का। फिक्की की बात करूं तो फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। RBI की बात करूं तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI की बात करूं तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे तुमसे पूछे सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। कब हुई? तो 2 अप्रैल 1990 को हुई और हेडक्वार्टर लखनऊ में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CBI की बात करूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 22 सितंबर 1986 को स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता? तो नई दिल्ली में। HDFC बैंक की बात करूं तो 1994 में हुई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसरो की बात करूं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ध्यान रखना, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता? तो बेंगलुरु में है। चलिए आगे बात करें, कुछ पॉइंट आगे तुमसे पूछे। अगला टॉपिक मैंने जोड़ दिया संविधान के प्रमुख भाग। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कंटेंट वही है जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में तुमसे पूछ ले संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, ध्यान रखना भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP।
तुमसे पूछे भाग 4 तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 ए में, तो भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य। तो एक में क्या है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है। ध्यान रखना। चलिए आगे तुमसे पूछे भाग 8 में, तो संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख मिलता। भाग 14 में सिविल सर्विस, ध्यान रखना सिविल सेवाएं, जैसे यूपीएससी हुई, पीसीएस वगैरह। तो भाग 14 में सिविल सेवाएं। भाग 15 में निर्वाचन आयोग, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध और भाग 19 में तुमसे पूछ ले तो भाग 19 नहीं, सॉरी 20 लिख लेना इसको। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायत, 14 में सिविल सेवाएं, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और 20 में है संविधान संशोधन। ध्यान रखना। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ये भी ध्यान रखना। कुछ मैंने अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जोड़ दिए, आर्टिकल याद रखना। तुमसे पूछे आर्टिकल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में लिखा गया कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य शब्द परिभाषित किया गया। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 तुमसे पूछे तो धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध। मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर पाओगे। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत। ध्यान रखना, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यहाँ पर छुआछूत। चलिए आगे तुमसे पूछे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के ए में है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के ए में है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 पूछ ले तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या जिसे जीने का अधिकार भी कहते। तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 24 में है कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिशत। मतलब तुम कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगा सकते। आर्टिकल 24 में लिखा गया। आर्टिकल 25 में धर्म के आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। मतलब तुम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो आर्टिकल 25 के तहत। आगे तुमसे पूछे आर्टिकल 30 तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना। आर्टिकल 30 में लिखा गया शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। ध्यान रखना। आगे बात करें आर्टिकल 36 तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता। और आर्टिकल 39 में समान काम के लिए समान वेतन। ध्यान रखना, आर्टिकल 39 में है समान काम के लिए समान वेतन। चलिए आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में शिक्षा काम लोक सहायता पाने का अधिकार। 44 में है समान सिविल संहिता। आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता। 45 की बात करें तो 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 47 की बात करें, 47 में राज्यों के लोगों के लिए पोषण आहार। 48 की बात करें तो 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 ए में है वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो
48 में है कृषि एवं पशुपालन, और 48 के ए में क्या है, तो 48 के ए में है वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। 49 की बात करें, 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 में है विदेश नीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति। ध्यान रखना, 51 में विदेश नीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति। चलिए आगे तुमसे पूछे, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ध्यान रखना, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। देखो जी, एक रिवीजन क्लास है और अंतिम समय में ऐसे ही रिवीजन किया जाता है। आप सोच रहे हो कि पता नहीं कैसा पढ़ा रहे, भाई आप इस क्लास को देख लोगे ना तो कम समय में आपको बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। यकीन मानना, आप जहाँ पर वो आपको 20 क्वेश्चन करके 1 घंटे में आपका समय बर्बाद कर रहे होंगे, क्वेश्चन खिला रहे होंगे कि बाकायदा एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके 4 ऑप्शंस बना दिए ऐसे बी, सी और डी, और तुमसे पूछा बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर ए बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1944, ऑप्शन नंबर डी 1915। अब बढ़िया आप बता रहे भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर बी 1942 करेक्ट है। तो जिससे क्या है, आपने 1 घंटा समय दिया और 1 घंटे में सिर्फ आपने 20 क्वेश्चन पढ़े। तो भाई पढ़ो वैसा, कुछ अपनी भी बुद्धि लगाया करो, अंतिम समय में रिवीजन किया जाता। और ऐसी रिवीजन की क्लास दे रहा मैं आपको कि इससे खतरनाक रिवीजन कोई करा नहीं पाएगा, यकीन मानना आप। और लास्ट में अंतिम समय में मैं एक मैराथन लूंगा 6 से 7 घंटे की टोटल रिवीजन। इतनी 6-7 घंटे में जो आप गागर में सागर वगैरह देखते हो ना, उनसे बेहतर है उसमें जितने वो क्वेश्चन कराएंगे, बहुत से 200-300 क्वेश्चन कराएंगे। और मैं 6 से 7 घंटे की मैराथन में लगभग आपको 1400 से 1500 या 2000 क्वेश्चन करा दूंगा। यकीन मानना आप, देख लेना, रिवीजन हो जाएगा 1 नंबर आपका। तुमसे पूछे चौंगन, यदि आप खुद पढ़ने बैठोगे ना तो आपका मुंह दर्द करने लगेगा। इतने समय में मैं आपको एक ऐसी क्लास बना के दूंगा। चौंगन तुमसे पूछ ले तो चौंगन में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में पूछे तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, 59 में राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, 60 में राष्ट्रपति की शपथ, 61 में पूछे तो महाभियोग, 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में लिखा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। तो ध्यान रखना, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, 59 में वेतन एवं भत्ते, 60 में राष्ट्रपति की शपथ, 61 में महाभियोग, 63 में उपराष्ट्रपति, और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अब बताइए, जे आज की क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी? यदि क्लास सही लगी हो भाई, देखो मेहनत लगती हो कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा, ये क्लास नंबर 3 थी, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर देना। ये एक मोहरा है, आप सभी को पता है, लगभग मैं आपको 200-300 क्वेश्चन करा रहा एक क्लास में, 3 से 4 टॉपिक कवर करा रहा, और 50 क्वेश्चन बल लानर फॉर्मेट में करा रहा। वो क्वेश्चन करा रहा जो क्वेश्चन देखिए आप, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों तक भी, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और एक कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।